Hello. So good morning, everyone. Thanks to all of you for being here this morning. As you all know, from today we are going to start our lecture series, Knee Joint the End. For that, we are pleased to welcome our speaker, presenter, mentor, Vaidya Hetalkarkar ma'am, a very special guest from Maharashtra. She is a chief physician and consultant at Om Ayuralya, Kerala Ayurvedic Orthopedic Rehabilitation Center in Mumbai since 12 years. She successfully treated and prevented surgeries in more than 1,000 plus cases of prolapse with Kerala and Panchkarma treatment, and also with treated and prevented surgeries in 500 plus cases like ACL tear, shoulder ligament tear, etc. She got a certificate of Asti Chikitsak from National Academy of Ayurveda, New Delhi, under guidance of Sri Suresh Kumar Trivendram, Kerala. From today, she will be sharing his expert opinion on knee joint. For that, I want all of you to give your full attention to ma'am and help me to welcome her. Ma'am, you can start. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल द डॉक्टर्स। तो हमारा पिछला सीरीज होके आई थिंक ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया रजत सर? मैम अराउंड 2 years हो गए। ओके, तो इसमें से कितने जन हैं जिन्होंने ये एडवांस कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर रजिस्टर, फिर से उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, न्यू पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स अपना माइट म्यूट बता सकते हैं। घरी जाऊ शकता, 1 तासाभरात 1.5 तासात कधी पोटात हे होईल आणि ते औषध दिलेलंच आहे. हेलो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नाही, औषध दिलंय ना अश्विनी मैडम। तूप घ्या, गावरान तूप 2 चमचे गरम। हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Okay, should we start? Yes, ma'am. Okay, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें हम ज्यादा कुछ टॉपिक कवर नहीं करने वाले। आई वांट टू नो कि हमने जो पहला लेक्चर, जो पहला सीरीज किया था, उसमें से सबने क्या अंडरस्टैंड किया है, वो इम्प्लीमेंट करने के बाद में प्रैक्टिकली अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है, वो मुझे जानना है। सो दैट इट्स नॉट ओनली कि हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट नॉलेज के साथ में हम उसको सक्सेसफुली पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हम पेशेंट को समझा के कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि पेशेंट को, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। आई थिंक पिछले सीरीज डॉक्टर मीनाक्षी थे, तो मीनाक्षी मैडम आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपने जैसा बताया था वैसे हमने कोशिश तो की है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जैसा हमने सीखा था एग्जैक्टली वैसा पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर पाए, या कुछ चीजें मैं समझ नहीं पाई, वो मीन्स उतना डिटेल में नहीं कर पाई उस चीज को। तो क्योंकि वैसे भी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसा तो पेशेंट मिलता नहीं, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तब फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका अप्रोच कैसे किया जाए, या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसकी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे। हो रहा है। ओके, ठीक है। दूसरा कोई अपना क्वेरी बताना चाहेगा? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? डॉक्टर ज्योत्सना थे आई थिंक तो लास्ट सीरीज में। डॉक्टर सीमा भी थे पिछले सीरीज में, उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बेसिकली आज के लेक्चर में वी आर नॉट गोना एक्सप्लोर और वी आर नॉट गोना ओपन द टॉपिक टुडे इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस व्हाट practical problems we are facing, as rightly said by Dr. Meenakshi, कि हम जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उनका मैनेजमेंट, वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड, यू हैव हर्ड ऑल द लेक्चर्स, बट पेशेंट
हम जो पढ़ते हैं वैसे ही पेशेंट नहीं आते। एंड बहुत बार हमें क्या होता है कि जब हम पेशेंट को देखते हैं तो जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं समझ में आता है, राइट। तो इसीलिए आज मैंने जो सिंपल लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज पेन, बिकॉज वेन एवर पेशेंट इज कमिंग इन द ओपीडी दे कम विद द कंप्लेंट ऑफ पेन कि आई एम गेटिंग पेन इन द नी जॉइंट। अभी वो पेन है तो उसमें हमें कैसे उसको अनफोल्ड करना है, मिस्ट्री ऑफ पेन, और कैसे अनफोल्ड करके कैसे हम डायग्नोज करेंगे उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3-4 केसेस लिखे हुए हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में 7 साल की लड़की आती है एंड शी इज सेइंग कि भाई मेरे लेफ्ट नी में पेन है, सिर्फ कल से है, वो गिर गई है। उनको जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वहां पे कहीं पे भी स्वेलिंग या टेंडरनेस कहीं पे कुछ नहीं दिखता है, तो ऐसे केसेस कैसे आप हैंडल करोगे, आप वहां पे क्या करना चाहोगे? कोई आंसर बताएगा इसका? क्या क्या सोचोगे आप, कैसे मैनेज करोगे इसको? सेकेंड केस है कि 16 ईयर ओल्ड बॉय है जिसको राइट नी में पेन है, 3-4 महीने से पेन है, ऑन एंड ऑफ पेन आता है। ऑनसेट स्पेसिफिकली उनका जो पेन ऑनसेट था वो आफ्टर प्लेइंग इन द ट्रेम्पोलिन हुआ है। पेन एग्रेवेट होता है उनका आफ्टर जंपिंग। ऑन एग्जामिनेशन इफ वी सी पेन बिलो पटेला, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? एनीबडी कैन डायग्नोस दिस? मैंने इस सेक्टर में 30 ईयर मेल कंप्लेंट ऑफ 15 days तक ले में क्या बेसिक कोई भी पेन होता है तो हमें वहां पे कौन सा दोष इन्वॉल्व, कौन सा धातु लावून टाक आणि हे करूया मग भेंडीची भाजी मी मिक्स करते है, कौन सा धातु इन्वॉल्व होता है वो हाँ, वहाँ पे संश्लेषण हुआ है कि नहीं वो सोचता है, गिराता है, वो देखना है उस डॉक्यूमेंट की तरफ। ठीक, वहाँ पे 6 केसेस के यहाँ पे मैंने दिए है। एक अनम्यूट करके आंसर 7 ईयर गर्ल है, यू विल अंडरस्टैंड कि ओके भाई आप कैसे देख रहे हो, कैसे manage कर रहे हो। हेलो मैम। वॉइस इज क्लियर? हाँ, मैम आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? हेलो, अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू आ रही है ना? हाँ ठीक है। 16 ईयर ओके, बॉय का जो केस था मैम वहां तक क्लियर आया मैम। अच्छा वहां तक ही क्लियर आया है। ओके, तो बेसिकली आई हैव पुट अप 6 केसेस ओवर हियर। तो ये 6 केसेस में से लाइक एनी 6 ऑफ यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड ट्राई टू आंसर कि आप व्हेन अ पेशेंट, जस्ट इमेजिन आई एम नॉट टेकिंग अ लेक्चर बट आपके सामने वो प्रैक्टिकली वो पिक्चर आया बेसिकली इसका, तो व्हाट विल यू थिंक, व्हाट विल यू डू, व्हाट हाउ विल यू गाइड दैट पेशेंट कि हमें ये करना है? बिकॉज सी knowledge, we have a knowledge of the treatment, we are gaining knowledge every day, but when we are not able to implement practically it's of no use, right? तो 7 year old गर्ल आएगी और नी पेन हुआ है, सिर्फ एक ही दिन से है, गिर गई है, उसको एग्जामिनेशन किया आपने, वहां पे स्वेलिंग नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, व्हाट विल यू एडवाइस? बिकॉज योर एडवाइस मैटर्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आएंगे, मतलब आपकी वो फर्स्ट टाइम की जो एडवाइस है वो पेशेंट का ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट इम्प्लीमेंट कि नहीं आप ये कर लो, ये कर लो। मला माहिती आहे योर मला काय एडवाइस बोलते. योर Back call एडवाइस करायला. हैज टू हा? बी अ तू असताना क्रिस्टल करते आणि तुझ्याशी क्लियर बोलायचं एडवाइस। असेल तर. हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, योर एडवाइस हैज टू बी अ क्रिस्टल क्लियर एडवाइस, क्योंकि हमें एक पेशेंट से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में वो एक पेशेंट हमें 10 पेशेंट लेके आ सकता है। तो 7 year old इट्स वेरी सिंपल कि 7 year old पेशेंट अगर आता है तो हम उनको क्या एडवाइस करेंगे? 7 year old गर्ल है, अभी वहां पे है कि ओके वो गिर गई,
तो गिर गई है, उसकी वजह से क्या तकलीफ हुई, वहां पे हमने एग्जामिनेशन किया है। ओके, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज। हाँ, वहां पे वो गिर गई है, लेकिन वहां पे स्वेलिंग नहीं है, टेंडरनेस नहीं है। व्हाट विल यू एडवाइस? विल यू से कि नहीं नहीं, हमें उनको आप एक्सरे करने के लिए लेके जाओ? बिकॉज इवन पेशेंट पेरेंट्स विल बी लाइक कि अरे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाई देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम, व्हाई वी शुड गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग 7 ईयर ओल्ड, तो हमने फार्माकोलॉजिकल अप्रोच लगाना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच लगाना है, या दोनों अप्रोच करोगे? दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई एक एटलीस्ट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई एक यू शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ विल यू ट्रीट इट, सो दैट इट विल बी गुड फॉर मी कि मैं लेक्चर कैसे आगे फॉरवर्ड करूँ। मैम उसको कोई दवाई दे देंगे और हल्का सा तेल लगा लेने बोलेंगे, अगर जख्म नहीं है कुछ तो। ओके, ठीक है, जख्म नहीं है तो हम उनको हल्का कोई तेल लगाने के लिए बोल देंगे। सी, आज का सेशन इंटरेक्टिव सेशन है, मैं इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज शेयर नहीं करने वाली हूँ। आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है क्या है वो मुझे समझेगा, तो मैं आगे के जो लेक्चर्स है वो उस हिसाब से आपको डिलीवर कितना क्लियर, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं वो डिलीवर करने के लिए मुझे इजी होगा। तो प्लीज बी इंटरेक्टिव इन दिस सेशन, ठीक है? ओके, अभी जैसे आपने बोला कि उनको कुछ मेडिसिन दे देंगे, कुछ जख्म नहीं है तो उनको तेल लगाने के लिए दे देंगे, राइट? और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ठीक है, सॉरी, आवाज क्लियर नहीं है मैम आपकी, वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली व्हाट आई विल डू कि सबसे पहले तो छोटी बच्ची 7 साल की, आप पेशेंट का एज भी ध्यान में रखना है हमें कि 7 साल की बच्ची है, क्या वो कोई दवाई लेगी क्या वहां पे? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स भी पूछेंगे कि इतने कम उम्र में दवाई देना जरूरी है क्या। गिरे हैं, जख्म नहीं है, लेकिन अंदर कुछ मसल्स पे या बोन पे कुछ चोट लगा है क्या, वो देखना जरूरी है। लेकिन अगर वो बच्ची गिरी है, बहुत ज्यादा फोर्सफुल इम्पैक्ट से नहीं गिरी है, तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ हम ऑयल एप्लीकेशन जो अभिघात के बाद में दे सकते हैं, जहां पे रक्त दुष्टि हुई है, थोड़ी सी वात दुष्टि हुई है, तो वहां पे हम सिंपल उनको मुरवेन्ना ऑयल, धानवंतरम ऑयल घर पे लगाने के लिए दे दिया, एक दिन के लिए क्रैप बैंडेज लगाने के लिए दे दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू पेशेंट को कंसोल करना जरूरी है और उनको एडुकेट करना जरूरी है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ लगा नहीं, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर द 7 days। तो योर एडवाइस मैटर्स अ लॉट, व्हेन योर एडवाइस विल बी क्रिस्टल क्लियर, पेशेंट आपको बिलीव करना चालू करेंगे कि यस राइट डॉक्टर, योर नॉलेज विल बी शोड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ डॉक्टर का नॉलेज है, डॉक्टर को नॉलेज है कि इसमें क्या होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हर बार पेशेंट आता है हमारे पास में और हमने मेडिसिन ही देना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वी नीड टू गिव मेडिसिन एवरी टाइम। ठीक है, जैसे सेकंड केस है, 16 year old बॉय है विद कंप्लेंट ऑफ राइट नी पेन सिंस 3 to 4 months ऑन एंड ऑफ है, स्पेसिफिक ऑनसेट है कि ट्रेम्पोलिन में वो जब खेलने गया उसके बाद ही वो चालू हुआ है, और इवन अगेन इट इज एग्रेवेटिंग आफ्टर जंपिंग ओनली। पेन जो स्पेसिफिक पॉइंट है दैट इज बिलो पटेला, सो व्हाट विल यू से? What will be your diagnosis and what will you advise to the patient? Hmm. What happened, doctors? लिगामेंट टियर हो सकता है, Okay, या मेनिस्कस में कुछ प्रॉब्लम। okay. लिगामेंट टेयर है अगर, तो आप कौन सा लिगामेंट टेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो मैम? ACL है, PCL है, कोलेटरल लिगामेंट से कौन सा लिगामेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो? यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक हिस्ट्री पुटअप की है कि आफ्टर प्लेइंग इन द ट्रैम्पोलिन, तो ऑशगुड फ्लेटर करके एक डिजीज होता है, वो स्पेसिफिकली नी में होता है, एंड दैट इज बेसिकली स्वेलिंग ऑन द एपिकॉन्डाइल जो होते हैं उनके एपिफाइसिस जो डेवलप होते हैं, जहाँ पे ग्रोथ होता है वहां पे स्वेलिंग होता है, और उसकी वजह से वहां पे पेन होना चालू होता है। एंड पेन बिलो पटेला, आई हैव मेंशन क्लियरली कि पेन बिलो पटेला, इट्स नॉट पेन बिटवीन द जॉइंट स्पेस के वहां पे पेन नहीं है, बिलो पटेला पेन है। अभी ये हमने, आई टोल्ड यू द डायग्नोसिस, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? क्या सजेशन करोगे आप पेशेंट को?
Anybody, what will you suggest? Particular case, what we need to do is we need to advise patient you have to go for the X-ray, क्योंकि the pathology is there for since 3 to 4 months. Again, it's like diagnosis. You understand the, but if you don't understand the diagnosis, then you will not be able to the outcome of need for patient aware to get the X-ray done. We need मैम to get the वॉइस X-ray ब्रेक done. हो रही है. Hello, hello, am I audible? Yes, ma'am. Hello. हाँ. Yes, So ma'am, we why are. we need to advise X-ray? Because X-ray में there will be a prominent changes in the X-ray. Epiphysis के वहाँ पे swelling दिखेगा. We need to advise certain precautions कि आपको jumping नहीं करना है. Until and unless you don't advise that X-ray, you will not come to know कि हमें क्या क्या precautions बताने हैं उनको. So giving only medicine is not important. At the same time, giving a correct advice is very much important. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है कि भाई 30-year-old male came with the complaint of both knee joint pain since 15 days after playing cricket. What will you advise? Yes, somebody, anybody? This is the today's lecture's motto is कि how you will treat it successfully in the practice. Lectures अब सुनो, उसको इम्प्लीमेंट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है. इम्प्लीमेंट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग उसमें से पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. पेशेंट जब व्हेन पेशेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट शुड क्लिक इन योर माइंड कि ओके एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें ये करना चाहिए, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी नीड टू एडवाइस दिस. दैट इज वाई द मेजर क्वेश्चन इज फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, या बोथ यू विल बी डूइंग अप्रोच. फर्स्ट केस में हमने क्या किया, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच किया है कि जहां पे हमने सिर्फ पेशेंट को एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दिया है, कोई इंटरनल मेडिकेशन नहीं दिया है. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में भी जो हमने ऑयल लगाने को बोला है उसमें भी वो दैट सिंपल लाइक स्नेहन करने को बोला है और बंध चिकित्सा की है. सेकेंड केस में जब हम पेशेंट को एक्सरे एडवाइस करेंगे, डेफिनेटली हमें वहां पे एपिफाइसिस में स्वेलिंग है तो वी नीड टू एडवाइस मेडिसिन के साथ साथ में वहां पे हमें बंध चिकित्सा बाहर से हम उनको ऑयल एप्लीकेशन ये एडवाइस करेंगे. बट इसके साथ साथ में लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना है, दैट वी आर गोना एडवाइस. ठीक है. अभी 30-year-old मेल है, द पेन इज देयर बिकॉज ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे व्हाट विल यू सजेस्ट एंड व्हाट विल यू गाइड? आप पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे? एनीबडी? एनीवन? तो इट्स अ सिंपल केस. यहाँ पे वात की वृद्धि हुई है. ठीक है. अभी ये वात की वृद्धि हुई है, क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द प्लेइंग. वहां पे एक्सर्शन हुआ है. ठीक है. तो हमें उनको we may need pharmacological approach but for little period, not for the longer period. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जस्ट वात का फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है बट इट हैज नॉट डन एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्योंकि संप्राप्ति जो है उनकी सिर्फ 15 दिन की ही है. तो यहाँ पे भी हम उनको फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हम कर सकते हैं. फोर्थ केस है 45-year-old female comes with the complaint of right knee joint pain greater than left knee pain since 4 to 5 years. Gradual onset है, difficulty in walking, standing more than 25 to 30 minutes, climbing and going down the stair is difficulty. What will be your diagnosis? What will you advise? और यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हम ध्यान में रखेंगे? डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं. यहाँ संधिवात हम कह सकते हैं और थोड़ा डिजेनरेशन हुआ है वहाँ. वेरी गुड. जब भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिगतवात, सबने फटाफट आंसर दिया. दैट्स व्हाई आई एम स्माइलिंग कि सबने फटाक से आंसर दिया कि ओके ग्रेजुअल ऑनसेट है. हम ये समझ जाते फटाक से ये ओके ये जो टिपिकल केस है 45-year-old है वो आए हैं तो डिजेनरेटिव चेंजेस रहेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा, संधिगतवात रहेगा. बराबर करेक्ट आंसर है यहाँ पे. व्हाट ऑल थिंग्स हाउ विल यू टेक अ केस फॉरवर्ड? क्या ये पहली बार आपके पास आए कंसल्टेशन के लिए, आप क्या क्या उनको एडवाइस करोगे? What will be your line of treatment? X-ray will do first.
X-ray. Okay, how will you consult the patient? What will you consult the patient? How will you convince the patient? First of all, you'll take all the history, right? Then at the end of the day, patient will ask you, ki, what is my problem, doctor? How much time it will take? Are you gonna give me medicine or you can treat me without giving medicine? If you're gonna give me medicine, वो मेडिसिन कितने दिन खाना है मुझे? मैंने सुना है आयुर्वेदिक मेडिसिन तो लाइफ टाइम खाना पड़ता है। आगे मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें टैकल करने आना चाहिए। सो व्हाट विल यू डू? एनीबडी? Because- एक्सरे एडवाइस हम्म, करेंगे और कौन हम्म, सा ग्रेड है उसका हम्म, अर्थराइटिस का वो देखेंगे और हम्म, पेशेंट को फिर फार्माकोलॉजिकल अप्रोच तो रहेगा ही और पेशेंट को बोलेंगे कम से कम 8 महीने तो आपको भाई यानी ज्यादा का ही टाइम बताएंगे हम, क्योंकि कम टाइम बता के ज्यादा दिन दवाई देना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा दिन राइट। की दवाई लेनी पड़ेगी और कुछ एक्सटर्नल थेरेपी भी जैसे हम कराना चाहेंगे और कुछ उनको एक्सरसाइज भी बताएंगे। सारे यानी दोनों तीनों चीजों से उनका अप्रोच हम करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कि मैं खुद ही पेशेंट हूँ 45 ईयर की, तो आप मुझे क्या मतलब, मेरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी क्या? तो आप क्या बताओगे? मैम ग्रेड 1 और 2 है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है। ग्रेड 3 में भी हम बहुत हद तक के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 अगर है तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। राइट, राइट। तो हम वी विल काउंसिल द पेशेंट, वी विल कंसल्ट द पेशेंट कि यस, मतलब व्हेन दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्योंकि हमें बेसिकली ओपीडी में बैठ के पेशेंट को कैसे आंसर देना, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन से कि यस डेफिनेटली ग्रेड 1 ग्रेड 2 इज लाइक अभी आपको प्रॉब्लम है, फ्यूचर में आपको सर्जिकल कंडीशन में जा सकते हैं। सो इफ इट इज लाइक गोइंग इनटू अ सर्जिकल कंडीशन आफ्टर 4 to 5 years, then why not arrest now? We have to advise them all the precautions, like हमारे daily routine में, दिनचर्या में जो स्नेहन स्वेदन बना है, none of are doing it. How many of you all are doctors are doing at least once in a month या once in a week स्नेहन स्वेदन खुद के लिए कर रहे हो? है कोई? Any one of you? हमें पता है ये सब चीजें, लेकिन हम हमारे खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो पेशेंट को एडवाइस करने के लिए तो बहुत दूर की बात होती है। तो यही छोटे छोटे चेंजेस जो है ना, वो हमें सक्सेस देते हैं हमारे ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। और यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जब चेंजेस करते हैं, देन पेशेंट ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन यू। नोबडी लाइक्स, आई मीन नन ऑफ द पेशेंट, इवन आई पर्सनली विल नॉट लाइक कि मैं आपको एज अ डॉक्टर मैं किसी पेशेंट को बार बार बुला रही हूँ, लाइक 7-8 महीने दवाई खाना है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ मिथ दैट कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को खाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिन खाने के बाद में उसमें रिजल्ट मिलता है, देयर इज नो इमीडिएट रिलीफ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा डायग्नोसिस स्पॉट ऑन है और हमारे मेडिसिन या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम हमें मेडिसिन देने की जरूरत ही है, डायग्नोसिस अगर स्पॉट ऑन है, ट्रीटमेंट हमारी जो चिकित्सा हमने एडवाइस की है, जो प्रिकॉशंस एडवाइस किए हैं, वो भी अगर स्पॉट ऑन है, तो patient will definitely get the result. If we are missing one of it, उनका जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हमें इसमें से कोई भी एक पॉइंट मिस कर देते हैं, we will, even though our medicine is right, इवन दो हमारा एडवाइस करेक्ट है, लेकिन प्रिकॉशन भी नहीं बताया, देन ऑल्सो पेशेंट विल नॉट गेट अ डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा, बट स्टिल पेशेंट विल कीप ऑन कंप्लेनिंग कि डॉक्टर मुझे 5% पेन अभी भी है, 10% पेन है, 15% है, 20% है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट सेज क्योंकि माय नी जॉइंट इज पेनिंग, आई हैव डन एवरीथिंग, ऑल द पंचकर्मा एंड एवरीथिंग, स्टिल माय पेन इज नॉट गोइंग, बिकॉज वी आर मिसिंग सर्टेन प्रिकॉशन। सो प्रिकॉशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट केस है 25-year-old मेल है, कंप्लेंट ऑफ पेन इन बोथ नी जॉइंट, स्वेलिंग, टेंडरनेस, नकल पेन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको का हिस्ट्री है। तो इसमें आप क्या सोचोगे, कहाँ पे वर्क करना है आपको? सर मैम हिस्ट्री जो दिखा रही थी स्मोकिंग, अल्कोहल एंड टोबैको, तो मेरी रक्त दृष्टि हम सोच सकते हैं, Yes. तो अभी अब सोच सकते हैं। राइट मैम, बराबर है। यहाँ पे वात रक्त की तरफ संप्राप्ति जा रही है, तो ये जो वात रक्त की तरफ संप्राप्ति जा रही है, जहाँ पे वात दोष भी है, रक्त दोष भी है, और संप्राप्ति प्रॉपर वहां पे
संप्राप्ति इस्टेब्लिश हुई है, दोष दृश्य सम्मूर्छना हुई है वहां पे, तो हमें वो संप्राप्ति ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली वहां पे मेडिसिन जो है वो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन चलानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलाने के बाद में हम बहुत बार क्या करते हैं, मेडिसिन मेडिसिन का भी जो प्रोटोकॉल है वो हम भूल जाते हैं कि हमें जब मेडिसिन देनी है तो सबसे पहले तो उनका जो रूट कॉज है उसके ऊपर हमें मेडिसिन देना है। ठीक है, वो रूट कॉज उनका रिजॉल्व होने के बाद में हमें उनको जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है वहां उसको रिवाइव करना है, उसके बाद में हमें रिजुविनेशन करना है। तो हम हमारे जो आयुर्वेद के जो चिकित्सा सिद्धांत है, अपुनर्भव चिकित्सा सिद्धांत, वो बहुत बार भूल जाते हैं। व्यात व्याधि में हम ज्यादातर गुग्गुल देते रहते हैं उनको, और उसके बाद में रसायन चिकित्सा करना हमेशा भूल जाते हैं। तो रसायन चिकित्सा में हमें वात व्याधि में क्या रसायन चिकित्सा करनी चाहिए? कैसे करोगे रसायन चिकित्सा? एनीबडी? क्या गुग्गुल देने से हमारा वात व्याधि ठीक हो जाएगा? पुनर्भव चिकित्सा की तरफ हमें जाना होता है। कोई भी एक जन बताओ। वात व्याधि के लिए क्या रसायन देंगे हम? अगर यूजुअली हम रसायन चिकित्सा तभी करते हैं जब हम निराम अवस्था में लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने वात व्याधि है, वात व्याधि के लिए रसायन चिकित्सा करना है, तो क्षीर घृत अभ्यास, अग्र संग्रह अगर हम देखेंगे अग्र द्रव्य, तो उसमें बेस्ट रसायन जो बताया गया है वो क्षीर और घृत है, वो बता सकते हैं हम। कोई भी ऑयल है जैसे गंध तैलम है, क्षीरबला ऑयल है, उसको डेली बेसिस पे लेने के लिए बोल सकते हैं। बहुत सारे रसायन है, बट इसमें से जो डेली मेरी सिंपल है, पेशेंट हमने। मेरी है, सॉरी, मेरी है। आवाज नहीं आ रहा है आपका सर। आपने खा ली ना? हल- हल- हेलो। हो जाते हैं ना। हाँ, तो डेली हम जो डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सके वैसे कुछ रसायन चिकित्सा बतानी है। अगर वो जो भी पेशेंट है वो वात प्रधान प्रकृति है, प्रोन टू गेट वात व्याधि, तो हमें उनको डेफिनेटली रसायन चिकित्सा बतानी होती है। 35-year-old female complained of both knee joint pain, morning stiffness, lethargy, both shoulder and wrist stiffness. What will be the diagnosis? मैडम स्टिफनेस है तो हम आम का सोच सकते हैं। तो रूमेटॉइड हम्म, आर्थराइटिस का हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हम लंघन, दीपन, पाचन चिकित्सा पहले दे सकते हैं। वेरी गुड, अच्छा है, बराबर है। यहाँ पे स्टिफनेस है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जब वहां पे कफ प्रदान काल है तब वहां पे स्टिफनेस ज्यादा हुई है। लिथार्जी है, स्रोतोरोध बलम भ्रंश गौरव नील मूर्ता, ये जो सारे लक्षण है वो साम के है, आमवात के है। तो वहां पे हम डेफिनेटली लंघन, पाचन, दीपन, वो लाइन ऑफ चिकित्सा हमें करनी होती है। तो यही मतलब ये जो सारे केसेस जो मैंने बताया उसका जिस्ट यही है कि हम आइदर फार्माकोलॉजिकल अप्रोच जाते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल, या बोथ अप्रोच करते हैं। लेकिन हम जब भी फार्माकोलॉजिकल मतलब जब हमारी मेडिसिन हम जब चिकित्सा औषधियों से करने वाले हैं, तो वो जब चिकित्सा हम औषधि से करते हैं तो द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग शुड बी इनिशियली डिपेंडिंग अपॉन द रूट कॉज। व्हाट डू वी मीन बाय रूट कॉज? निदान ऑफ द व्याधि। वो व्याधि का जो निदान है वो निदान के हिसाब से, जहाँ पे दोष दुष्य सम्मूर्छना हुई है उसके हिसाब से हमें मेडिसिन देनी होती है। जब हमें लगे कि ओके ये दोष दुष्य सम्मूर्छना के ऊपर हमारा काम हो गया है, उसके बाद में हमें उनको स्ट्रक्चर रिवाइव करने के लिए, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए मेडिसिन देनी होती है। एट द सेम टाइम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में भी हम बहुत बार क्या करते हैं, हम जब पंचकर्म चिकित्सा हम प्लान करते हैं, तो पंचकर्म चिकित्सा में हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का दीपन पाचन, अभी ये जो दीपन पाचन है वो हम कोष्ठ के लेवल पे ही सिर्फ करते हैं वैसा नहीं है, दीपन पाचन हम स्थानिक लेवल पे भी करते हैं। जैसे नी जॉइंट के ऊपर आपको पेन है तो दैट पर्टिकुलर प्लेस वी आर डूइंग सम स्नेहन स्वेदन। तो स्वेदन क्या कर रहा है, वहां पे दोषों का पाचन कर रहा है। वहां पे जो ऑयल है हमारा, वो ऑयल स्नेहन जब करते हैं तो स्नेहन अग्नि की वृद्धि कर रहा है नी जॉइंट के पर्टिकुलर लोकल पार्ट में।
फिर वो स्नेहन दीपन पाचन हो रहा है, दीपन पाचन के बाद में हम वहां पे बल्य चिकित्सा करना भूल जाते हैं, रसायन चिकित्सा करना भूल जाते हैं। तो यूजुअली हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या रहता है, स्नेहन स्वेदन करते हैं, योग बस्ती करते हैं, शोधन कर लेते हैं। लेकिन वो वात का शुद्धिकरण करने के बाद में वहां पे हमें रसायन चिकित्सा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे ग्रंथ में यापन बस्तियां बताई हुई है, मात्रा बस्ती बताई हुई है। मात्रा बस्ती इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड फॉर्म फॉर द रसायन चिकित्सा, कि आप पेशेंट को हफ्ते में एक बार मात्रा बस्ती घर पे लेने के लिए बता सकते हैं। आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो कि वंस अ वीक आप स्नेहन स्वेदन करने आ जाओ और उसके साथ में मात्रा बस्ती करो। तो ये हमारे जब जिनका पंचकर्म सेटअप है बेसिकली, तो वो पंचकर्म सेटअप के लिए इट्स नॉट ओनली पेशेंट को रिजल्ट देना है, बट एट द सेम टाइम हमें हमारा क्लिनिक में भी पेशेंट का फ्लो बना रहे, वो उस हिसाब से हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। और दोनों भी जब फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड बोथ अप्रोच हमें होता है। बहुत सारे व्याधि जहाँ पे दोष दुष्य समूर्छना हो गई है, तो वो ब्रेक करने के लिए देयर आर सर्टेन डिजीज की उसमें हमें डेफिनेटली मेडिसिन की जरूरत पड़ती ही है। क्योंकि ऐसे भी पेशेंट आते हैं जैसे कि ओके डॉक्टर कैन यू ट्रीट मी विदाउट गिविंग एनी इंटरनल मेडिकेशन। ठीक है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जो मेरे पास में एक केस आई थी, 65-year-old आयुर्वेदिक डॉक्टर थे खुद। वो खुद बहुत टाइम से कैशर गुगुल, योगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल वो सब ले रहे थे। मेरे पास जब आए थे तब वो ऑलरेडी किसी डॉक्टर के पास में, मतलब मेरे एरिया में जो सीनियर मोस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनके पास जाके आए थे। और वो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपने वहां पे दूध और घी का डेली सेवन करना है। दूध और घी का डेली सेवन करने के बाद में व्हेन शी केम टू मी विद कंप्लेंट, तो वहां पे टिपिकल आम के लक्षण थे। टिपिकली पूरे नकल पेन थे, स्वेलिंग थी, मॉर्निंग स्टिफनेस थी, शी वाज नॉट एबल टू पुट द प्रेशर व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ द क्लिनिक, वो सब लक्षण थे। बट स्टिल नाउ शी इज सीनियर टू मी एंड देन आई शी वाज लाइक हाउ कैन यू हेल्प मी। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो डॉक्टर है, उनको मेरे पे विश्वास नहीं रहेगा बिकॉज शी हैड कम फर्स्ट टाइम टू मी। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, यू आर टेकिंग योर ओन मेडिसिन, यू कैन कंटिन्यू विथ ओन मेडिसिन। ठीक है। बट एटलीस्ट व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट यू फॉलो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने उनको पहले बताया, मैंने उनको पहले तो उनको उनका पैथोलॉजी समझाना जरूरी है कि वो सीनियर डॉक्टर जो बता रहे हैं आपको घृत और क्षीर का अभ्यास करने के लिए, उन्होंने वो क्यों बताया था कि उनके जो नी जॉइंट थे उसमें पूरा फ्यूज हो गया था। तो उनके लिए वो पूरा वहां पे जो था निराम अवस्था एट द अस्थि मज्जा लेवल, वो निराम अवस्था में होके आम की वजह से वो धातुक्षयी अवस्था में गया हुआ था। लेकिन वो धातुक्षयी अवस्था में जाने के बावजूद भी वहां पे कोष्ठ में तो सामता थी। तो वो जो कोष्ठ की सामता थी उनको हमें पहले निराम करने के बाद ही धातु का क्षय तो है, जो धातु क्षय अवस्था में उनका हम ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले मैंने उनको लंघन चिकित्सा एडवाइस किया था बिना कोई दवाई दिए। उन्होंने उनके भी दवाई शोज लाइक कि अभी मैं मेरे भी दवाई लेके थक गई, तो आई डोंट वांट एनी इंटरनल मेडिकेशन। तो उन्होंने उनके भी दवाई बंद कर दिए जो खुद से खाते थे वो। मैंने उनको मेरी तरफ से एक भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उनको लंघन चिकित्सा बताई थी। वो लंघन चिकित्सा में व्हेन शी फाउंड कि हाँ 10 to 20% रिलीफ मुझे सिर्फ लंघन चिकित्सा में है, एंड देन शी कंटिन्यूड अगेन आफ्टर 7 days शी केम फॉर द फॉलोअप। शी कंटिन्यू वो 7 days के बाद में मैंने जब उनको एग्जामिन किया तो आई टोल्ड हर कि ओके वी विल कंटिन्यू लंघन फॉर अनदर 15 to 20 days। तो ऐसे करके 1 month उनका लंघन चिकित्सा किया। लंघन चिकित्सा में ही उनका 40 to 50% रिलीफ हो गया। देन इट वाज हर वर्ड कि डॉक्टर आप केरला प्रैक्टिस करते हो तो आई एम ओके टू टेक योर इंटरनल मेडिकेशन। आप वॉट एवर फॉर्म ऑफ मेडिसिन यू वांट टू गिव मी, आई एम ओके टू टेक दैट। देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम देन आई स्टार्टेड विद ओनली वन कषायम, दैट वाज रासना एरंडादी कषायम। एंड देन वो रासना एरंडादी कषायम लेने के बाद उनको और ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। देन शी वाज लाइक नाउ आई एम विलिंग टू गो फॉर द पंचकर्म ट्रीटमेंट, व्हाट विल यू एडवाइस टू मी। तो ये इसलिए उनको ऑप्शन था बिकॉज शी हर्सेल्फ वाज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। बाकी जगह पे हमें पेशेंट को एडवाइस करने की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकली वो कैसे टैकल करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर का मोटो ही वो है सिर्फ। ठीक है। नाउ से फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है पेन लेके, तो वो पेन है जब हम एग्जामिन करेंगे इज इट ओनली अ सिंपल पेन, पेन उसके साथ में टेंडरनेस है, पेन के साथ में स्वेलिंग है, पेन के साथ में स्टिफनेस है, पेन के साथ में रेंज ऑफ मूवमेंट अफेक्टेड है, उस हिसाब से हमारी संप्राप्ति फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल पेन के साथ में देयर इज अ सीवियर टेंडरनेस, स्पर्शा असहत्व। व्हाट इज ये स्पर्शा असहत्व लक्षण किसका है? क्योंकि यही लेके आते हैं पेशेंट ओपीडी में, जो डॉक्टर मीनाक्षी ने आई थिंक स्टार्टिंग में बोला कि बहुत बार पेशेंट आते हैं हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो यही बेसिक पॉइंट्स लेके ही पेशेंट आते हैं ओपीडी में।
सिंपल पेन है वहां पे, हम क्या सोचेंगे, ओके सिंपल पेन है, वात का दृष्टि हुआ है, कितने टाइम से हिस्ट्री है उनका, जो हिस्ट्री है वो कितने दिन पुराना है ये पेन का हिस्ट्री, उस हिसाब से वहां पे वात का सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है या फिर वात की वजह से टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंज है या क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल चेंज है, वो भी हमें समझ में आता है। ठीक है, अभी वही चीज फिर वात के साथ में कोई और धातु इन्वॉल्वमेंट हुआ है या वात का कहीं और स्थान गमन होके वो पर्टिकुलर स्थान पे जाके उन्होंने ख वैगुण्य निर्माण किया हुआ है, या वात का साम अवस्था में है, निराम अवस्था में है, ख वैगुण्य निर्माण हुआ है, तो उसकी वजह से और कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, वो सारा हमें इसके ऊपर से समझ में आता है। तो एनीबॉडी, पेन प्लस टेंडरनेस, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। स्पर्शा असहत्व, रक्त धातु इन्वॉल्वमेंट, swelling, when patient comes with the swelling, we will be asking ki, since when are you having this swelling, the swelling is acute or chronic, if swelling is acute तो उसका line of treatment अलग होता है, if swelling is chronic line of treatment will be different. Pain along with the stiffness, now stiffness is because of what, stiffness is acute stiffness है, chronic stiffness है, अगर acute stiffness है तो that can be because of a cough, आम की वजह से, शीत गुण वृद्धि की वजह से स्टिफनेस हो सकता है, वेरेज अगर वो क्रॉनिक है तो वहां पे क्षय होके वात का जो रुक्ष गुण है और शीत गुण है उसकी वृद्धि से भी स्टिफनेस हो सकता है, तो हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है। पेन अलोंग विद रेंज ऑफ मूवमेंट इज अफेक्टेड, अगर वहां पे रेंज ऑफ मूवमेंट अफेक्टेड है तो डेफिनेटली वहां पे ख वैगुण्य हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हमें क्या बताती है कि ओके हमारी संप्राप्ति कहाँ तक है, क्योंकि कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट है, कौन से धातु की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे ख वैगुण्य हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब हमें एक्सप्लेन करते हैं, सिम्टम्स इटसेल्फ एक्सप्लेन करते हैं, हमें बहुत ज्यादा बड़े डायग्नोसिस में जाने की जरूरत नहीं होती है। ओके अभी ये पैथोलॉजी ऑफ द पेन कैसे चलता है, फिर जैसे मैंने पहले ही बताया कि वात है तो इट्स वात ओनली, टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है वात का, यू जस्ट एडवाइज देम टू डू सम लेप चिकित्सा, वहां पे स्नेहन स्वेदन करने को बताओ एंड यू विल गेट अ रिलीफ। वही अगर वात कहीं पे गत, मतलब वात ने अपने खुद के स्थान से कहीं पे स्थान संचय कर लिया है और कहीं जगह पे गया है, तो वो गत वात अवस्था है, जैसे हम बोलते हैं संधिगत वात है, रक्तगत वात है, मांसगत वात है, अस्थि मज्जागत वात है। तो वो जब अस्थि मज्जागत वात है, संधिगत वात है, तो वो वात का फिजियोलॉजिकल चेंज के साथ साथ में वो जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्थान में, जो पर्टिकुलर धातु में उसने गमन किया है, वहां पे जाके वो पर्टिकुलर धातु के स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चालू करते हैं। तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जब चालू होते हैं तो वहां पे हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वहां पे हमें रसायन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पैथोलॉजी इज लाइक सामवात, तो वात का पैथोलॉजिकल चेंज, पहले इसमें जो पैथोलॉजिकल चेंज है वो वात का गुण, जो हम बोलते हैं कि वात सुरुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल विशदः, तो वहां पे वात के गुणों में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, बट जहाँ पे जब सामवात आता है तो वहां पे उनके गुणों में चेंजेस होना चालू होता है, बाकी स्त्रोतो दुष्टि करना चालू होता है, स्त्रोतो रोध करना चालू होता है। इसीलिए सामवातता के लक्षण में हम देखने को मिलता है स्त्रोतो रोध बलम भ्रंश गौरव नील मूढ़ता, वहां पे मल का संग होना चालू होता है, तो दिस इज समवेयर वहां पे ख वैगुण्य होके समूर्छना होना चालू होता है। बट ये कहाँ पे हो रहा है, स्त्रोतो लेवल पे हो रहा है। जब आमवात की संप्राप्ति हमें देखने मिलती है तो आमवात की संप्राप्ति में वहां पे साथ साथ में कोष्ठ का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोष्ठ में अग्नि का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोष्ठ में अग्नि की दुष्टि की वजह से वायु की दुष्टि हो रही है, तो यहाँ पे संप्राप्ति टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें स्थानिक दीपन पाचन के जगह पे हमें अग्नि के लेवल पे हमें पाचन, दीपन, लंघन वैसी चिकित्सा इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम जब हम वात रक्त का संप्राप्ति देखते हैं तो वात रक्त के संप्राप्ति में हमें क्या देखने मिलता है कि वात रक्त में जब हम उनका निदान देखते हैं, विदाही अन्न पानन च, तो रक्त धातु की दुष्टि, वैसे कुछ निदान है जिसके वजह से रक्त धातु की दुष्टि तो हो ही रही है, एट द सेम टाइम वातलेत विरुद्ध आहारे उसके वजह से वात शीत विरुद्ध आहार,
तो वात को बढ़ाने वाले इंडिविजुअल जो निदान है वो भी उसके साथ में मिल जाते हैं। तो रक्त धातु को दूषित करने वाला अलग निदान है, वात को दूषित करने वाले अलग निदान है, और दोनों की संप्राप्ति जो है, दोनों के जो हेतु है वो इक्वली स्ट्रांग है। तो उस टाइम पे वात और रक्त के दोनों के इंडिविजुअली सब दृष्टि होके वो क्लब होके वात रक्त दृष्टि करता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें वैसी चिकित्सा सोचनी है जो रक्त को भी, रक्त का प्रसादन करे, रक्त वृद्धि, रक्त दृष्टि जो हुई है उसका शमन करे, वहां पे दीपन पाचन करे, एट द सेम टाइम वात को भी वो शमन करता रहे। तो ऐसा कौन सा चिकित्सा हम वहां पे एडवाइस कर सकते हैं? वात रक्त में हम कौन सा चिकित्सा एडवाइस कर सकते हैं? एनीबडी? कैशोर सॉरी, गूगल जो ओके, सब कैशोर आपको गूगल, हाँ हाँ, कैशोर मुझे गूगल, सर तो ओके। मुझे मैं सभी यहाँ को पे, हाँ, मैं यहाँ पे मेडिसिन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रही हूँ आपको कि आप कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे यहाँ पे? अग्निकर्म, रक्त दृष्टि, रक्त उष्ण है, रक्त में आप अग्निकर्म सजेस्ट उष्णित करोगे? विरेचन, उष्णित विरेचन। यस। रक्त वगैरह एक जन ने विरेचन एंड बताया रक्त विरेचन बताया है, रक्त रक्त मोक्षण मोक्षण कर बताया सकते है। रक्त मोक्षण कर सकते हैं। रक्त मोक्षण से रक्त का जो प्रकोप हुआ है, रक्त दृष्टि हुई है, वो हमें उसके ऊपर चिकित्सा हो जाएगी। बट विरेचन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे वात और रक्त दोनों के ऊपर काम करेगा। हमें रक्त दृष्टि है, थ्रॉबिंग पेन है, सीवियर अस्पर्शसहत्व है, टेंडरनेस है, हमें इमीडिएट रिजल्ट देना है, रक्त मोक्षण करना है। लेकिन उसकी जो धातु लेवल पे, जो डीपर लेवल के जो संप्राप्ति घड़ी हुई है, संप्राप्ति विघटन करने के लिए, संप्राप्ति भंग करने के लिए हमें वहां पे विरेचन देने की जरूरत पड़ती है। विरेचन से रक्त के ऊपर भी, रक्त का जो प्रिंसिपल बताया, रक्त धातु दृष्टि के लिए जो बताया गया है उसमें भी विरेचन का उल्लेख है। इवन वातवादी का जो लाइन ऑफ चिकित्सा है उसमें भी विरेचन बताया कि वातानुलोमन, वात की गति को नॉर्मल करने के लिए हमें वो विरेचन की जरूरत पड़ती है। फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विरेचन होता है। हम चाहे अनुलोमन कर दे दे, त्रन दे दे, भेदन दे दे, प्रॉपर स्नेह विरेचन दे, शास्त्रोक्त विरेचन करें हम स्निग्ध स्नेह पान करके, वो अलग अलग टाइप के विरेचन हम बता सकते हैं। विरेचन के लिए भी हम जब मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में कि कौन से मेडिसिन देने हैं। हम वहां पे त्रिवृत लेयम देंगे, अभिपत्ति चूर्ण देंगे, त्रिवृत लेयम देंगे, निम्बामृत आदि कैस्टर ऑयल देंगे, हम वहां पे बस्ती का उपयोग करेंगे, कौन सा हम करने वाले, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल। ठीक है। आवृत्तवात लास्ट में आता है कि आवृत्तवात, जब वात आवृत्त हो जाता है तो वहां पे हमें दोषों की चिकित्सा भी करनी होती है। एट द सेम टाइम कौन से दोष से वात आवृत्त हुआ है तो उस हिसाब हमें वो दोष की चिकित्सा करनी होती है। और उस एट द सेम टाइम वायु का अनुलोमन भी करना होता है। तो हमें कुछ ऐसे ड्रग्स की यूज करने की जरूरत पड़ती है जो आवरण का भेदन करे, जैसे लहसुन है, गुगुल है, शिलाजित है, वैसे सब ड्रग्स का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है वो पैथोलॉजी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। तो आज का लेक्चर में सिर्फ इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन एंड जिस्ट के आगे हम टॉपिक में क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है। बट अभी मेरा मेन क्वेश्चन है कि पेशेंट आपको आते हैं जब प्रैक्टिकली क्लिनिक में, तो दे डू आस्क कि डॉक्टर मेरा कार्टिलेज डैमेज हुआ है। तो कार्टिलेज डैमेज हुआ है तो कार्टिलेज आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हाट इज मेनिस्कस, व्हाट इज कार्टिलेज, व्हाट विल यू एक्सप्लेन? एनीबडी? Yes, doctor. See, basically, we need to make patient aware कि what do we mean by knee joint। क्योंकि बहुत बार हमें बता दे कि डॉक्टर मेरे घुटने के पीछे दर्द है, घुटने में दर्द नहीं है लेकिन घुटने के पीछे दर्द है। तो सबसे पहले वी नीड टू टेल पेशेंट कि सी, हम जब बोलते हैं कि नी जॉइंट है तो इट्स नॉट ओनली ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, एक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी इज ऑल्सो नी, because it's a three dimension, the structure is three dimension। तो ऑलवेज मेक पेशेंट अवेयर कि नी के पीछे भी पेन है, दैट मीन्स इट इज अ नी जॉइंट पेन। पेशेंट आर्ग्यू करते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर, सिर्फ मेरे घुटने के पीछे ही दर्द है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली नी के पीछे मतलब पॉप्लिटेल फोसा में जो पेन होता है, दैट इज एन टिपिकल इंडिकेशन ऑफ एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस, या उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉपर सेट इन हो गया है, जब वहां पे
बेकर सिस्ट फॉर्म होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंप्लेंट की पॉप्लिडियल फोसा में पेन हो रहा है. तो एट दैट टाइम इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक पेशेंट अंडरस्टैंड कि भाई आपको एक्सरे करने की जरूरत है. दे विल ऑलवेज आर्ग्यू विथ यू. तो ये एक हमें उनको टैकल करने के लिए दिस इज वन थिंग हाउ आई answer the question or how I tackle the patient. Second thing, बहुत बार पेशेंट बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे पेन कुछ नहीं है बट मेरे नी जॉइंट के अंदर से आवाज बहुत आती है. डॉक्टर मुझे चलने बैठने में तकलीफ नहीं हो रही है लेकिन सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ हो रही है. ठीक है. तो बेसिकली व्हेन आई एम teaching a knee joint to the patient from their point of perspective, so what I tell them is see, पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि मेरे घुटने के बीच का गैप कम हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है. मेरे हड्डी के बीच के गैप कम हो गया है, दर्द हो रहा है, या गैप बढ़ गया है. बहुत बार जैसे कि मेरे गैप बढ़ गया है. बेसिकली व्हाट वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड इज कि हम जब भी नी जॉइंट की बात करते हैं, द गैप बिटवीन टू जॉइंट और द गैप बिटवीन टू बोन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट. गैप बिटवीन और द अलाइनमेंट बिटवीन द थ्री बोन्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. यू कैन सी ये पटेला है, पटेला का अलाइनमेंट और टी का अलाइनमेंट, गैप बिटवीन द जॉइंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो दिस वन थिंग इज लाइक ये अलाइनमेंट ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंप्लेंट्स कि भाई मेरा नी जॉइंट में पेन हो रहा है ना, तो मैंने कैल्शियम लेना चालू कर दिया लेकिन मुझे बिल्कुल भी नी जॉइंट में पेन नहीं, अब मेरा नी जॉइंट में कुछ भी रिलीफ नहीं है. तो इट्स नॉट अबाउट ओनली कैल्शियम. Bone health is important, but we always forget कि joint is not only made up of the bones. It is basically अस्थियानाम च संध्या तत्र शिरा स्नायु कंडरा संधि बंधा. मतलब हमारा आयुर्वेद क्लियरली बोलता है कि सिर्फ अस्थियों से जो संधि बनती है उसी को संधि नहीं बोलते हैं, उसको ज्वाइंट करने वाले जो शिरा स्नायु कंडरा है वो भी संधि का ही पार्ट है. तो अगर वहां पे जो कि हमारे लिगामेंट्स अच्छे नहीं है, मिनिस्कस अच्छे नहीं है, मिनिस्कस वोन आउट हो गए, इफ अ पेशेंट हैज अ हिस्ट्री कि वे पास में ही हैड अ फॉल एंड मिनिस्कस टेयर हुआ है, उनका कुछ मिनिस्कल सर्जरी हुआ है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुआ है, so that in the future it is definitely going to give a problem for the osteoarthritis. So that is also equally important to make the patient aware कि okay, it's not only about health है, it's not only about कि बोन का अलाइनमेंट, it's जो है वो भी important है. There is the involvement of the soft structures. It is very much important to advise MRI to the patient. ठीक है. So this particular, when you are like guiding a patient or when you are making patient aware that it's not the alignment, it's equally important about the soft structures. At that particular time, patient will easily get convinced to go for the MRI. ठीक है. Third factor is कि joint में से आवाज आ रहा है. So again, we need to educate the patient कि alignment, structures, and the third past history because of the school or because of of the Ma'am, voice is not sign clear. हेलो, आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है. से रिपीट है. कहाँ तक सुना? हेलो यस हेलो, यस मैम. कहाँ तक सुनाई दिया? कहाँ तक क्लियर था? अलाइनमेंट ऑफ द बोन, सॉफ्ट स्ट्रक्चर. हाँ, अलाइनमेंट बोन को बताता है तब से. हेलो, there are so many joint structures involved, like ligaments and all. Up to that. okay, I will repeat it again. Now it is clear. Yes, Hello, am I audible Yeah, ma'am, clearly? better. Yeah, better. Okay, Please go better. on, ma'am. Okay, see. Okay, so basically alignment of the bone is not only important, and when we are talking about alignment of the bone, we are not talking about only two bones, we are talking about three bones, that is like femur, tibia and patella. ठीक है. ये तीनों बोन का अलाइनमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम फीमर और टीबिया का जॉइंट स्पेस जो है वो नॉर्मल रहता है, बट पटेलर अलाइनमेंट जो है ये मैंने शायद एक्सरे में बताया हुआ भी है कि पटेला का लेटरल डिविएशन हुआ है, पटेला आला, पटेला जहाँ पे पटेला का ऊपर के तरफ शिफ्ट हुआ है. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा इक्वली रोल प्ले करते हैं.
This is about alignment of the bone. Next thing is the soft structures. जब whenever we are talking about the soft structures, alignment के बाद में soft structures आता है, क्योंकि पेशेंट बहुत बार बोलते हैं कि हमने कैल्शियम लिया है लेकिन हमारा नी पेन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, इट्स अबाउट द सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, इट्स अबाउट द अलाइनमेंट ऑल्सो. तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स जब इन्वॉल्व रहते हैं तो वहां पे मिनिस्कस है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है, विच इज लाइक फॉर्मिंग द जॉइंट. We are just talking about a small structure forming the joint. तो अगर पेशेंट को कहीं पे भी पास्ट हिस्ट्री है कि हिस्ट्री ऑफ फॉल है तो वहां पे मेनिस्कस टेयर होने का चांसेस है, या देयर आर सर्टेन सर्जरीज बीइंग डन इन द पास्ट, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुआ है, ACL का सर्जरी हुआ है, तो दैट ऑल स्ट्रक्चर्स सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वी नीड टू एडवाइज MRI टू द पेशेंट. एंड बहुत बार पेशेंट डजंट गेट रेडी फॉर द MRI. So if you make patient aware कि भाई it's not only about the gap between these two bones, it's equally important about how is the health of your meniscus, how is the health of your ligaments which are joining the bones to holding two bones together. That if we are making them aware, then they will listen to and they will get ready for the MRI, and you don't need to convince them. Otherwise, what happens practically, what problem we face is like I do many patients say, okay, we went to so and so doctor and that doctor advised for the MRI, so we are like we changed the doctor only, and it happens. आपने भी practically ये experience किया हुआ रहेगा. So when you are advising a patient to go for the MRI, your patient should not go to other doctor and tell that कि वो doctor ने मुझे MRI कराया. Whenever we are educating the patient कि okay, why you need to go for the MRI, then definitely patient will trust on you and they will go for the MRI. Third important thing is like is synovial fluid. तो पेशेंट डू कंप्लेंट कि मेरे जॉइंट में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे जॉइंट पे आवाज आता है, मेरे जॉइंट पे आवाज आता है, ठीक है. तो द लुब्रिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. और हम पेशेंट को सिंपल एग्जांपल से दे सकते हैं कि व्हाट हैपेंस कि आपके घर में जब डोर में आवाज आता है, व्हाट डू यू डू, हम उसमें ऑयल डाल देते हैं तो आवाज करना बंद होता है. तो सेम चीज है कि हमारे पेशेंट को पता रहता है कि हमारे जॉइंट के अंदर पानी भर गया, दे नो कि पानी भर गया, बट दे डजंट अंडरस्टैंड कि वो जो पानी है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. दिस इज आई एम जस्ट यूजिंग अ लेमन लैंग्वेज ऑफ पेशेंट, बट दे डोंट नो कि वो साइनोवियल फ्लूइड जो है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुब्रिकेट द जॉइंट. अगर वहां पे पास्ट हिस्ट्री ऑफ यूरिक एसिड है, ट्रॉमा है, तो वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन अफेक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड इज रिड्यूस्ड. या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेस है नी जॉइंट के ऊपर, तो उसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड है उसका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होना चालू होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे स्टार्ट गेटिंग दिस पर्टिकुलर पेन. एट द सेम टाइम इफ टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द आयुर्वेदा, तो वी कैन से कि भाई वहां पे वात बढ़ा है उसकी वजह से भी आपको आवाज आ रहा है. पेशेंट यू डोंट नीड टू टेल पेशेंट अबाउट वात बढ़ा है, बिकॉज पेशेंट को पता ही रहता है कि हाँ वहां पे डॉक्टर वहां पे वात बढ़ गया इसकी वजह से आवाज आता है. बट वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द साइंटिफिक थिंग कि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड है, उसका क्या काम है और उसकी वजह से क्या हो सकता है. श्लेषक कफ है, ये श्लेषक कफ कम हुआ है तो हमें श्लेषक कफ को वहां पे बढ़ाना है, तो हमें वहां पे मधुर रसात्मक है, गुरु गुणात्मक है, वैसे हमें स्निग्ध गुणात्मक है, वैसे द्रव्यों का, वैसे मेडिसिन का, वैसे सिलेक्शन ऑफ द ऑयल करने की जरूरत पड़ती है वहां पे, ना कि हमें वहां पे उष्ण तीक्ष्ण दीपन पाचन करने वाले ऑयल की जरूरत पड़ेगी. तो दिस ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है. तो थर्ड थिंग इज कैपिटिस क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ साइनोवियल फ्लूइड इन्वॉल्व रहता है. when we are telling patient this is like a small structure knee itself, but when we are looking at the spectrum, the muscles which are holding this knee is right from the hip up to the toe. Okay, so if there is any problem of quadricep muscle, it will definitely put pressure on the quadricep tendon. सेम वे डाउन ऑल्सो, नीचे के जो लोअर लेग के थाई मसल, काफ मसल्स है, काफ मसल्स बार बार स्पाज्म आ रहा है तो उसकी वजह से भी पॉप्लिटेल फोसा में पेन हो सकता है. तो वी नीड टू टेल पेशेंट, मतलब हमें हमारी चिकित्सा के टाइम पे भी वो ध्यान में रखना है कि नी जॉइंट जो है वो सिर्फ नी स्ट्रक्चर पे काम नहीं करना है, हमें एट द सेम टाइम उनका जो रूट है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर चालू हो रहा है वहां से काम करना जरूरी है. तो अगर जो लोग भी पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म में स्पेसिफिकली यू पीपल नीड टू टेक केयर कि जो भी ट्रीटमेंट करते हैं दैट शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द हाफ बॉडी, हिप जॉइंट, डू नॉट नी जॉइंट ओनली. अगर नी जॉइंट के ऊपर वर्क करते हो तो हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर को जॉइंट करने का काम जो है वो मांस धातु का है, और ये मांस धातु, अगर आपकी मांस धातु स्ट्रांग नहीं है, मांस धातु क्षय में टिपिकल लक्षण दिखाया गया है, संधि वेदना, ये टिपिकल लक्षण है. तो हम मांस धातु पे सब पे काम कर लिया, अलाइनमेंट पे काम कर लिया, सॉफ्ट स्ट्रक्चर पे काम कर लिया, हमने जो ऑयल साइनोवियल फ्लूइड के लिए स्नेहन स्वेदन के ऊपर काम कर लिया, सिलेक्शन ऑफ द ऑयल इज इन प्रॉपर, स्टिल वी डोंट है.
तो हम ये सारे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, then only we'll be able to give you a good success long lasting. मैं आपकी वॉइस कट हो गई है. हेलो हेतल मैम. हेलो हेलो हेतल मैम, am I audible? हेलो हेलो एवरीवन, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैम आपकी ना लास्ट की लाइन जो थी वो म्यूट हो गई थी. हेतल मैम. Rajat ji, I think ma'am is arranging the meeting again. She will resume, I think. हेलो हेतल मैम. सो थैंक यू एवरीवन. आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट संडे. ओके, थैंक्स टू ऑल. Thank you.